हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए समावेशन, बी मुख्यधारा से जुड़ना, सी विभेदीकरण, डी समाजीकरण। तो बच्चे समाज के द्वारा आदतों, कौशलों और मूल्यों को सीखते हैं और प्रेरणा भी विकसित करते हैं। तो समावेशन नहीं होगा, ये गलत है। मुख्य धारा से जुड़ना, ये भी ऑप्शन गलत है। विभेदीकरण भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समाजीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन से ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी संवेदी चालक अवस्था। अमूर्त चीज के बारे में बच्चा सोचने लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क विकसित हो जाता है, तो ऑप्शन सी है। इसकी अवस्था है 11 से 15 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था है 7 से 11 वर्ष। संवेदी गामक अवस्था की एज है 0 से 2 वर्ष। तो इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 लेव वैगोत्स्की ने डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश के इस्तेमाल पर बल दिया है? ऑप्शन से शारीरिक पारस्परिकता, बी नैतिक पुरस्कारों, सी सामाजिक स्मृति सहायक विधियों, डी संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों। तो लेव वैगोत्स्की के बारे में पूछा गया, यहाँ पर शारीरिक आ गया है तो ये ऑप्शन गलत है। पुरस्कारों, तो ये भी ऑप्शन गलत है। स्मृति सहायक विधियों, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेव वैगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल पर बल दिया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन से ए कोनार्ड लॉरेंज, बी सिगमंड फ्राइडर, सी लॉरेंस कोहलबर्ग, डी एरिक एरिक्सन। तो नैतिक विकास जहां भी आ जाए तो इसका सही आंसर हो जाता है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 35 बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन से ए बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, बी बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है, सी बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, डी सभी व्यक्तियों में बुद्धि का स्तर एक समान है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछा गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, पहला ही ऑप्शन सही है। बी में दिया गया है बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, ये भी ऑप्शन गलत है। सटीक रूप से बुद्धि को मापा नहीं जा सकता है। सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान होती है। बुद्धि जो है सभी व्यक्तियों की अलग अलग होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर एक समान दे दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। बट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन से ए विद्यार्थियों का नामीकरण, बी समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, सी विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, डी कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नामीकरण आ गया है। तो मूल्यांकन करने का ये उद्देश्य नहीं है कि हम अलग अलग बांट दें बच्चों को, नामीकरण करें और एक समूह बना दें, तो ये ऑप्शन गलत है। समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, ये भी ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझना, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कम अंक पाने वाले विद्यार्थी का अवरोधन, तो ये ऑप्शन गलत है। ऐसा नहीं है अभी बच्चा कम नंबर ला रहा है तो आगे चल करके वो ज़्यादा भी ला सकते हैं, तो इसलिए इसका ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, विद्यार्थी कितना प्रगति किया है उसको समझना। 37 विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापिका को ऑप्शन से ए नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, बी दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, सी अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं, डी त्रुटियों की उपेक्षा करनी चाहिए। त्रुटियां जो है बच्चों की यह दर्शाती है कि बच्चे कहाँ कैसे सीखते हैं, और यहाँ पर दिया गया है नकारात्मक पुनर्बलन, तो ये ऑप्शन गलत है। जबकि त्रुटियां हम संसाधन के रूप में देखते हैं। दंड और त्रुटियों को कम करना, दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना, दंड देना, दंड देंगे तो बच्चा के स्वयं की अभिव्यक्ति दब जाएंगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रुटियों की उपेक्षा करनी चाहिए, त्रुटियों को हम संसाधन के रूप में देखते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 संज्ञान और भावनाएं डैश हैं। ऑप्शन है ए एक दूसरे से स्वतंत्र, बी एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित, सी एक दूसरे से परस्पर संबंधित, डी वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो संज्ञान और भावनाएं जो है एक दूसरे से संबंध होते हैं, ऐसा नहीं है कि संज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो यहाँ पर स्वतंत्र आ गया है, स्वतंत्र नहीं होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, संज्ञान और भावनाएं जो हैं परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं, तो वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन से ए एस कारक, बी जी कारक, सी विशिष्ट बुद्धि, डी सांस्कृतिक बुद्धि। तो स्पीयरमैन जो है ये ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक हैं जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के दो कारक से मिलकर बनी है। पहला है समान योग्यता कारक जिसे जी फैक्टर कहा जाता है, दूसरा है विशिष्ट योग्यता कारक एस फैक्टर। जी कारक एक जन्मजात प्रतिभा कारक के रूप में माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मानसिक क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी निश्चित होती है। जी कारक के कारण ही तर्क करने की क्षमता और समस्या करने की क्षमता का निर्धारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी कारक जो है तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। विशिष्ट बुद्धि भी नहीं होगा, सांस्कृतिक बुद्धि भी नहीं, एस कारक भी नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जी कारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। ऑप्शन है ए नामिक, बी अनुपात, सी क्रमिक, डी अंतराल। मापन के स्तरों में सबसे अच्छा पूछा गया है। मापनों के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि होती है, जिसमें दो या दो से अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। इससे मापन में त्रुटि की संभावना कम रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुपात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है ए एरिक्सन, बी फ्राइडर, सी कोहलर, डी वाटसन।
तो हमें विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम पूछा गया है। विकास के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1950 में एरिक्सन ने किया था। उनका मानना था कि विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक्सन ने, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42 आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शंस हैं ए वाटसन, बी मैस्लो, सी कोहलर, डी पावलोव। तो पदानुक्रम, आवश्यकता की पदानुक्रम सिद्धांत पूछा गया है। जहां भी आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत पूछा जाए उसका सही आंसर हो जाएगा मैस्लो। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मैस्लो ने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया है जिससे मनुष्य प्रेरित होते हैं। आत्म अनुभूति, सम्मान, सामाजिक सुरक्षा, शारीरिक। इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 ईस्वी में किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शंस हैं ए थॉर्नडाइक, बी जीन पियाजे, सी कोहलर, डी पावलोव। अधिगम या सीखने के क्षेत्र में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि किसी कार्य को करने में त्रुटि या गलती करते हैं और अनेक बार प्रयास करके त्रुटि की संख्या कम होती जाती है। इस प्रकार सीखने को ही प्रयास एवं भूल द्वारा सीखना कहा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन हैं ए मूर्ख, बी मंदबुद्धि, सी सामान्य बुद्धि, डी प्रतिभाशाली। तो टर्मेन ने 1916 ईस्वी में एक बुद्धि की सारणी प्रस्तुत की थी जिसके आधार पर 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा गया था। क्योंकि बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो मूर्ख भी नहीं होगा, मंद बुद्धि भी नहीं होगा, सामान्य बुद्धि भी नहीं होगा, प्रतिभाशाली। निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध उपागम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए केस अध्ययन, बी प्रयोगीकरण, सी सर्वेक्षण, डी अंतदर्शन। अन्वेषण के ऊर्ध उपागम का प्रयोग किया जाता है केस अध्ययन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रयोगीकरण नहीं होगा, सर्वेक्षण भी नहीं होगा, अंतदर्शन भी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केस अध्ययन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।